तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, माँ से संबंधित अक्षर की जो सीरीज चल रही थी उसमें 2 पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिए थे। तो माँ से संबंधित अक्षर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी शर्मा की जो किताब है उसमें इसका तीसरा पार्ट हम आज आपको पढ़ाएंगे। कौन कौन से शब्द इसमें डीडी शर्मा द्वारा बताए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, माँ से संबंधित जो तीसरा पार्ट है उसमें पहला शब्द है दोस्तों मुक्तेश्वर। तो देखिए, मुक्तेश्वर क्या है? इसे स्थानीय भाषा में मोतेश्वर कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजों ने चेचक का टीका तैयार करने हेतु 1890 में यहाँ भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। इसका मुख्यालय इज्जतनगर बरेली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है मुक्तेश्वर अपने आप में। सीधा भी पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो नैनीताल में है। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उस काल में फ्रीज ना होने के चलते लिंगार्ड ने 1893 में पशुओं के टीके बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 300 एकड़ भूमि प्राप्त कर इंपीरियल वेटेनरी इंस्टीट्यूट को पूना से स्थानांतरित कर यहाँ स्थापित किया। वह एंथ्रेक्स, कालाजार व टिटनेस के टीके बनाए। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 में लिंगार्ड ने मुक्तेश्वर में जो ये है आपका पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना की थी। और देखिए, लिंगात्मक महादेव यानी मोटेश्वर महादेव, मोतेश्वर का देवालय यहीं है। मोटेश्वर महादेव का देवालय काशीपुर में भी है। तो ध्यान रखना, नैनीताल में भी है मोतेश्वर महादेव का देवालय और आपका काशीपुर में भी है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मुख्तार। तो मुख्तार एक महामंत्री है, अन्य मंत्री इसके अधीन होते थे। ठीक है। ये राजवंश के समय की बात बता रहे हैं। अब किस राजवंश में दोस्तों, ये ज़रूर आप देख लेना। ठीक है। इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस राजवंश के अधीन ये पद हुआ करता था। ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा मुखबा। मुखबा उत्तरकाशी जनपद में है। गंगा का मायका इसको कहा जाता है। गंगोत्री की डोली शीतकाल में यही लाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा है हमारी माणा जनपद जनपद चमोली में। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा मुंतखिब। तो भूव्यवस्था से संबंधित एक शब्द है उत्तराखंड में। इसमें कृषकों की भूमि का समस्त विवरण जैसे गुणवत्ता व खेतों की माप इत्यादि होती थी। तो ध्यान रखना, मुंतखिब में कृषकों की भूमि का समस्त विवरण का उल्लेख होता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुनस्यारी। मुनस्यारी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा के दक्षिणी तट पर। शाक्य मुनि की तप स्थली होने के कारण इसे मुनि की सारी भी कहते थे। आधा संसार आधा मुनस्यार इसी के लिए प्रचलित है। तो ध्यान रखना, इसी मुनस्यारी के लिए कहा जाता है आधा संसार आधा मुनस्यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मुनि की रेती। तो जो मुनि की रेती है दोस्तों, टिहरी में, ऋषिकेश में है। पुराना नाम मौनी की रेती कहा जाता था इसको, मौनी। ठीक है। रैभ्य ऋषि ने मौन धारण कर यहाँ विष्णु की आराधना की थी। तो ध्यान रखना, रैभ्य नामक ऋषि थे, उन्होंने मौन धारण कर यहाँ विष्णु की आराधना की थी, तब से इसको मुनि की रेती कहा जाता है। शिवानंद आश्रम, कैलाश आश्रम, सरस्वती आश्रम, योग निकेतन, रामाश्रय आदि आश्रम यही है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वीरभद्र मंदिर, भरत मंदिर यहाँ प्रसिद्ध देवालय हैं। ठीक है। यही है सब। मिलिन कोरमो, मुलिन कोरमो, मिलिन खोकर्मो, बेस्यालो, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ जाके आप ये देख लेना। अगला पॉइंट है हमारा मुयाली। मरे व्यक्ति की संपत्ति पर राज्य का अधिकार। टिहरी शासनकाल में इस तरह का प्रथा प्रचलित थी कि जो व्यक्ति मर जाता था उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार होता था, तो इसे ही मुयाली कहते थे। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद उसके पुत्र या अन्य उत्तराधिकारी द्वारा नजराना देकर मुयाली के तौर पर उस संपत्ति को लिया जा सकता था। तो अब आप समझ गए, मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था टिहरी शासनकाल में, परंतु उसके पुत्र या अन्य उत्तराधिकारी द्वारा नजराना देकर मुयाली के तौर पर उस संपत्ति को लिया जा सकता था, तो इसे ही मुयाली कहते थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मून। तो देखिए, मून कुमाऊं में रंग जाति की महिला के लिए एक शब्द है जो अपने पति के होते हुए भी उससे तलाक लिए बिना दूसरा पति कर लेती है। तो ध्यान रखना, मून
ठीक है। पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अपने पति के होते हुए भी उससे तलाक नहीं लेती परंतु दूसरा पति कर लेती है और रंग जाति से संबंधित है। रंग यानी आई थिंक रंग जाति आप देख लेना, वैसे दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है भूटिया हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देख लेना, चेक कर लेना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मूल नारायण बागेश्वर, ठीक है। धर्मधर गर्म पानी का झरना भी यही है। जिस पर्वत पर यहाँ है उसे शिखर पर्वत कहा जाता है, अतः इस मंदिर को शिखर मंदिर, शिखर मुरैन भी कहते हैं। इसे नागों का इष्ट देवता माना जाता है मूल नारायण को। तो मूल नारायण का टेम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो बागेश्वर जनपद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूसू का दांत टिहरी की कृषिकीय परंपरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मेरू सुमेरु वर्तमान उत्तरकाशी जनपद में एक पर्वत है। मेलिया ये पिथौरागढ़ के लोक देवता हैं, काफ़ी फेमस है, यहाँ हरू का अनुयायी है। मैखंडा, तो मैखंडा क्या है दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद में एक देवस्थल है मैखंडा। महिषासुर मर्दनी का मुख्यालय, मंदिर यही है और ये अलकनंदा घाटी में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैठाणा देवी, तो तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग में मैठाणा देवी का टेम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदानू सैदानू, तो मैदानू सैदानू एक लोक देवता है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद के ये वहाँ प्रचलित हैं काफ़ी। मेंदरत, तो जौनसार में देवलाड़ी का मंदिर और मेंदरत, ठीक है, टेम्पल, मेंदरत टेम्पल जौनसार जनपद में है। जौनसार जनपद में मतलब देहरादून जनपद के जौनसार में है। और माता देवलाड़ी का टेम्पल भी यही है, जो कि चारों महासू देवताओं की माँ के रूप में फेमस है। मेमंदा पीर नागपंथी मुस्लिम सिद्ध फकीर है ये। इसे पीरों का पीर व वीरों का वीर कहा जाता है। इसे तुर्कणी का बेटा मेमंदा पीर भी कहा जाता है। नागपंथियों के 52 वीरों में से यह भी एक है। 1398 के कलियर युद्ध में यह धामदेव की सेना के साथ तैमूरलंग से लड़ा था, तब इसे कैद कर लिया गया था। तो ध्यान रखना, मेमंदा पीर उत्तराखंड का एक फेमस पीर है, मुस्लिम सिद्ध है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मोनाल। तो मोनाल तो आप जानते ही हैं, सब भली भांति परिचित होंगे इससे। राज्य पक्षी हमारा लोफोफोरस इम्पीजेनेसिस का वैज्ञानिक नाम है। नर मोनाल भूरा होता है और सिर पर रंगीन कलगी होती है, जबकि मादा मोनाल भूरी होती है, सिर पर कलगी नहीं होती है। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है मोनाल। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोर का दार, मोर का दार पांडव नृत्य से संबंधित रुद्रप्रयाग जनपद में। इसे मोर की डाली या मोर का पर्व भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मोरध्वज कोटद्वार से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मोयुलो के रूप में फेमस है मोरध्वज। हविनसांग ने इसका उल्लेख किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरी कौथिक, मोरी कौथिक आपको पता ही है, पौड़ी जनपद में है, लगता है। मोष्टा, तो रिंगाल से बनी मजबूत चटाई को मोष्टा कहा जाता है। अगला पॉइंट है मोष्टा मानू का मेला। दोस्तों डीडी शर्मा से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो अभी जो वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा हुई है जो कैंसिल हो गई थी, उसमें मोष्टा मानू मेला पूछा हुआ था। तो पिथौरागढ़ जनपद में वर्षा के देवता हैं। यहाँ शक्ति पाषाण एक पत्थर है जिन्हें 9 लोग दोनों हाथों की एक एक उंगली से उठा सकते हैं। इसे भुटली बयाल यानी आंधी तूफानों का भी स्वामी माना जाता है। तो भुटली बयाल ध्यान रखना, आंधी तूफानों को कहते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में, सॉरी कुमाऊनी लैंग्वेज में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मौडीबी, तो मौडीबी क्या है, नंदा राजजात से संबंधित एक परिभाषिक शब्द है मौडीबी। मौ का अर्थ परिवार व डिब्बी का अर्थ है डेगची। उफराई देवी या भूमियाली देवी में एक देगची प्रसाद प्रत्येक परिवार द्वारा चढ़ाना ही मौडबी कहलाता है। यानी देवी के सम्मान या सत्कार या पूजा अर्चना के समय एक देगची प्रसाद चढ़ाना ही परिवार द्वारा ही चढ़ाया जाता है, उसे मौडबी कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मौड़ मेला जौनसार रवाई व जौनपुर में काफ़ी फेमस है। रवाई में कमल नदी, जौनपुर में अलगाड़ नदी में लगता है मेला। मौन का अर्थ तिमूर का आटा या पाउडर है, जो कि एक मादक पदार्थ है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो मछलियाँ बेहोश हो जाती हैं। तो इस परंपरा के अनुरूप फिर लोग उन मछलियों को पकड़ने के लिए भागते हैं। मौन उत्सव 3 रूपों में मनाया जाता था पहले, माछी मौन, जात्रा मौन और औदी मौन। पहले व द्वितीय का आयोजन अभी भी होता है, किंतु औदी मौन अतीत का विषय बन चुका है, यानी ये औदी मौन अब समाप्त हो चुका है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जात्रा मौन
12 वर्षों के अंतराल पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ये 3 तरह के मौन होते थे, ठीक है, 2 तो अभी भी होते हैं, 1 नहीं होते। उनमें से जो जात्रा मौन है दोस्तों 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। अल्मोड़ा में इसके समान दहोत्सव का आयोजन होता है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके माँ से संबंधित शब्दावलियाँ, जो कि डी डी शर्मा से संबंधित थी। तो दोस्तों देखिए, डी डी शर्मा से सवाल तो लगातार बन रहे हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि डी डी शर्मा आप लगातार अध्ययन करें, इसके नोट्स बना लें। मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप डी डी शर्मा पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, परंतु अभी फ़िलहाल आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आप इन पर ध्यान दीजिए और इनको पढ़िए, अपने नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।